Hello everyone, myself Amit Kumar Sharma, ex-HOD Mathematics FIITJEE Indore and recently working with Ramanujan Academy. इंट्रोडक्शन की बात छोड़ते हैं, पहले हम सब्जेक्ट पर आते हैं। हम आज जिस चैप्टर को लेना चाहते हैं दैट इज़ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 12th मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर हम IIT JEE के सिलेबस को बाइफिकेट करके देखते हैं तो IIT JEE का जो सिलेबस है उसमें जो पोर्शंस आते हैं उसमें एक पोर्शन आता है अलजेब्रा, दूसरा आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तीसरे नंबर पर आता है कैलकुलस और बाकी मिसलेनियस चैप्टर्स होते हैं। तो कैलकुलस को एडवांस वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जा सकता है, ये बात हम माइंड सेट कर लें। सो गाइस, अगर मैं आपसे कहूँ कि रियल फंक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ। रियल फंक्शन एक्चुअल में कैलकुलस की जान है और कैलकुलस 12th के सिलेबस की जान है, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ जान की जान समझ सकते हो आप। तो फिलहाल हम लोग रियल फंक्शन पर डिस्कशन करते हैं। क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूँ। रियल फंक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हमें रियल फंक्शन अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो हमारा 12th का कैलकुलस वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फॉर IIT JEE लेवल। अब फंक्शंस क्या है, अगर हम बात करें फंक्शंस की तो फंक्शंस को लोगों ने हाइप बना रखा है। अगर मैं कोटा की बात करता हूँ तो कोटा में इस चैप्टर को बहुत हाइप बनाया जाता है या फिर बहुत एडवांस लेवल तक रिप्रेजेंट किया जाता है कि बहुत टफ है एंड ऑल और आप लोगों को लगता है ये बड़ा चैलेंजिंग चैप्टर है। बट मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि अगर आप 10th स्टैंडर्ड के भी स्टूडेंट हैं तो मेरी इस क्लास के बाद में डेफिनेटली आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओगे और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो IIT JEE में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप 10th के स्टूडेंट होकर भी इसको सॉल्व कर सकते हो तो डेफिनेटली फिर तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। सो गाइस, इस चैप्टर को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। हमारा टारगेट होगा JEE मेंस प्लस एडवांस लेवल का, क्योंकि इनमें से जो भी क्वेश्चन हैं कुछ एडवांस में कभी पूछे जा चुके हैं, कुछ मेंस के भी पोर्शन में से बिलोंग करते हैं। एनीवेज, मेन से एडवांस कुछ नहीं है, सब्जेक्ट को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हमें पढ़ना है, ये हमारा मोटो होता है। और जैसा कि मैं अपनी पहली कई क्लासेस में आपको बता चुका हूँ, किसी भी सब्जेक्ट को जो है वो पढ़ने से बेहतर होगा उस सब्जेक्ट को आप क्रिएट करिए, उसको फॉर्म करिए, उसको बनाइए। किताब को पढ़ो मत, किताब को बनाओ कि उसने कैसे सोचा होगा। अगर आपने उसका एप्लीकेशन सोच लिया, कैसे उसको बनाया गया, क्यों बनाया गया, तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको ये फिर से कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ। तो चलिए चैप्टर को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप इस लिस्ट को देखिए। हमारा टारगेट हमारे सामने होना चाहिए ताकि उसको हम तुरंत स्ट्राइक कर सकें। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमें हर चीज़ f(x) के फॉर्मेट में दिख रही है। दैट इज़ fx अगेन fx अगेन fx, फिर n+1 या फाइनली fx लगेगा एंड सो ऑन। आप यहाँ जहाँ भी देख रहे हैं तो आपको f(x) यानी कि फंक्शन ऑफ x दिखाई दे रहा है। ये फंक्शन ऑफ x क्या है, पहला वर्ड हमें यहाँ से सीखना होगा। आप 10th क्लास में जब y = x+1 को ड्रॉ कर रहे थे, आप इसे टेबल मेथड में पढ़ चुके हैं। आप x और y के वैल्यूज़ का कलेक्शन, मतलब x के वैल्यू यहाँ पर पुट करके y के वैल्यूज़ आप लोग निकाल रहे थे और इस तरह से जो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं आप जब उनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा एक फंक्शन को स्टडी किया जाता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एडवांस वर्जन कैलकुलस से माइंडसेट रखिए, सिंपल है, कोऑर्डिनेट का एडवांस वर्जन है। आपने इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया, दिस डिस्टेंस इज़ 1 एंड दिस एंगल थीटा इज़ 45 डिग्री। ये 11th क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं। y = mx+c, ठीक है, एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन था ये, tan थीटा एज वेल एज y इंटरसेप्ट। तो इस ग्राफ को जो आपने प्लॉट किया तो आपने देखा कि इस ग्राफ में आपने ओवरऑल स्टडी किया कि x के 0 वैल्यू रखने पर हमें y का वैल्यू 1 मिलता है, x के 1 वैल्यू रखने पर हमें y का वैल्यू 2 मिलता है, x का 2 वैल्यू रखने पर y का वैल्यू हमें 3 मिलता है एंड सो ऑन। आप गौर से देखिए, आप स्टडी कर रहे हैं एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम को। तो आप जो ये 10th क्लास में ग्राफ को प्लॉट कर रहे थे ना, ये भी बेटा y = f(x) कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है। ध्यान से देखिए, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x है, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y। तो आप x के फंक्शन के नाम से इसको या y = f(x) के नाम से इसको समझ सकते हैं। तो y = f(x) क्या हो गया, ये क्लियर हो गया कि हमें x की वैल्यू को उठा के फंक्शन में रखना है और हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी y की उसको मिलाकर x1 y1 पॉइंट्स मिलाकर हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं।
कौन कौन सी वैल्यूज हम x की रखने वाले हैं, उन्हें कहा जाएगा द वैल्यूज ऑफ x आर सेट टू बी डोमेन। इस वर्ड को माइंड में बिठा लीजिए, किसी भी फंक्शन में x के वैल्यूज को जो पुट करते हैं वो डोमेन होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, वैल्यू नहीं पुट कर सकते। जैसे 10, 90 इनफाइनाइट होता है, तो 90 नहीं रखना है हमें, नहीं तो फाइनाइट वैल्यू कहाँ से आएगी। एनीवेज x की उन वैल्यूज को यहाँ पुट करने पर जो y के वैल्यूज मिले उन्हें हम कहते हैं रेंज। तो बेटा डोमेन और रेंज इस वर्ड से आप वापस से फैमिलियर हो जाइए। 11th में इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने देखा कि फंक्शन ऑफ x कहीं ना कहीं वही है जो हम 11th क्लास वाले पार्ट में या इससे पहले भी 10th क्लास में पढ़ते आए हैं, और बिलीव करिए ये सब अभी भी इजीली आप सॉल्व करोगे IIT के क्वेश्चंस को बहुत जल्दी। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की हम बात कर रहे थे। अब y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स क्या है, दैट इज फंक्शन ऑफ x। इस वर्ड को माइंड में बिठाइए, फंक्शन ऑफ x। रियल फंक्शन क्यों लिखा सर, ये नाम क्यों आया? क्योंकि आप x की जो भी वैल्यू रखें वो रियल लाइन पर से होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, और जो आपको आउटपुट में वैल्यूज मिलेंगी दैट ऑल्सो मस्ट बी रियल, रियल एंड फाइनाइट। ऐसा नहीं है आपने बोला x की वैल्यू 2 रखने पर सर आंसर इनफाइनाइट आ रहा है, इट्स नॉट द डिटर्मिनेंट आंसर। आपका आंसर एक डिटर्मिनेटेड आंसर होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि आंसर रियल भी होना चाहिए, फाइनाइट भी होना चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रियल फंक्शन। सो गाइस, फंक्शन क्या है ये हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स को अभी समझा है। अब फंक्शन एक तरह से एक मैकेनिज्म होता है, और उस मैकेनिज्म में हम लोग x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू का पता लगाते हैं। ये f सच दैट a to b रीड किया जाता है। यहाँ a 11th क्लास में सेट्स रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया है। तो सेट थ्योरी के हिसाब से सेट a सेट ऑफ डोमेन होता है। अब आप बोलेंगे सर डोमेन, फिर से वही कहूँगा x की वैल्यूज़ का कलेक्शन, ये हो गया डोमेन। और x की वैल्यू जो आप फंक्शन में रखने पर आपको जो y के वैल्यूज मिल रहे थे, मान लीजिए a b c d x की वैल्यू आपने रखी थी 1 2 3 4 5। a रखने पर 2 आ रहा था, b रखने पर 1 आ रहा था, c रखने पर 3 आ रहा था, d रखने पर 4 आ रहा था। आप बोलोगे सर 5 तो बच गया, बच सकता है। ये जो दूसरा सेट आप देख रहे हो इसका नाम होता है कोडोमेन सेट। एक तरह का ये सुपर सेट हो सकता है रेंज का। अब आप बोलेंगे सर सुपर सेट सबसेट 11th में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम डोमेन की बात करते हैं। डोमेन द वैल्यूज ऑफ x को कहा जाता है। x की कौन कौन सी वैल्यूज हम फंक्शन में रख रहे हैं वो डोमेन है। रखने पर जो आउटपुट आ रहा है उनका सेट रेंज कहलाता है। तो याद रहे, यहाँ से रेंज आप खुद बता सकेंगे अब जो सेंटेंस मैंने बोला। लेकिन 11th में हमने पढ़ा था a की इमेज कौन है, 2। वर्ड को मैं रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि रिलेशंस 11th में हम पढ़ चुके हैं, ये फंक्शंस उसका एडवांस वर्जन है। a रखने पर 2 आया, b रखने पर 1 आया, तो a की इमेज हो गई 2, 2 की प्री इमेज हो गई a। आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं, a की इमेज 2 है, 2 की प्री इमेज a है। तो ये वर्ड्स को आप साथ में नोट करते चलेंगे। सेट b बेटा सेट ऑफ कोडोमेन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन हमने समझ लिया। अब मैं आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज के मिसकंसेप्ट से बाहर निकालता हूँ। डोमेन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। मैंने आपसे बोला x की वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, चलो सेट्स बना देते हैं। सर ने बोला a b c d, हम a to b डिफाइन कर रहे थे। पहला सेट हमारा a था, फंक्शन इज डिफाइंड एज a to b, तो x बिलोंग्स टू a b c d। ये हो गया हमारा x का वैल्यू। तो बेटा y का वैल्यू बताओ ना कितना होगा। y का वैल्यू होगा सर 1 2 3 4। बिल्कुल सही। क्यों होगा 1 2 3 4? क्योंकि रेंज 1 2 3 4 है, 5 एक्स्ट्रा है आपने बताया था, तो 5 के साथ पूरा सेट कहलाएगा कोडोमेन। तो x और y ये हो गया पहला सेट ऑफ डोमेन, सेट ऑफ रेंज। लास्ट में बेटा कौन बच गया? सेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन सेट कौन सा है? 1 2 3 4 5। दैट्स इट। हमने एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को सीखा, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोडोमेन और रेंज इक्वल हो, और अगर हो तो इसको नाम दिया गया जो मैं आपको मैपिंग्स में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो ये आप पॉज करके नोट डाउन करेंगे।
और फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। ओके सर, आपने बताया एफ सच दैट आई टू बी का मतलब हमें क्लियर हो गया। अब इससे आप इसको आगे लेकर चलिए आगे लेकर चलता हूँ। हमने आपको फंक्शन के बारे में बताया, तो फंक्शन में हमारे टारगेट्स क्या हैं आगे। हम सब्जेक्ट को दो तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर हमें जेईई एडवांस लेवल तक जाना है तो हमें हर एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उसका ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, PYQs बनाएंगे, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। विल बी द अप्रोच ऑफ एडवांस लेवल। अगर मुझे मेंस लेवल को क्रैश कोर्स को क्रैक करना है तो मुझे यूज़ करना होगा मास्टर स्ट्रोक मेथड। मैं कोशिश करता हूँ इस लेक्चर में कि आज मैं आपको मास्टर स्ट्रोक मेथड से पढ़ा दूँ, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें समझ में आ जाए, जिस पे हम फोकस कर लें अभी। बाकी हम आराम से एलोबरेट करके पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं, क्योंकि फंक्शन तो जान है इस सब्जेक्ट की, मैथ्स की, तो इसको तो टाइम चाहिए होता है। लेकिन हम एक सब टॉपिक, एक स्किल डेवलपमेंट पर काम करते हैं, जिससे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम क्रैक करेंगे। सो गाइस, मैंने आपको फंक्शंस के बारे में आगे बताया। फंक्शन में हमने ये तो देख लिया फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है। अब फंक्शन के प्रेजेंटेशंस की हम बात करते हैं, कितने तरह से फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। प्रेजेंटेशंस ऑफ अ फंक्शन, मैं इसके आगे आर ही लगाऊं तो भी कोई बुराई नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस, कितने तरह से फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नाम बताऊंगा। हम सीधे टॉपिक पे आ रहे हैं, हमारे स्किल डेवलपमेंट पार्ट पर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, पहला नाम मैपिंग मेथड। दो गोले बनाए थे, दोनों में आपको एक्सप्लेन किया था, एक इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाऊंगा उसमें। दूसरे नंबर पर हमने बोला था मैपिंग मेथड के बाद दूसरे नंबर पर हम जो मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफ बनाइए, डोमेन देखिए कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, रेंज देखिए कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू मिल रही है, वो दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर या रिलेशंस या फिर टेबुलर फॉर्म का मेथड कहलाता है। नेक्स्ट चौथा फॉर्म की अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज कॉल्ड द एनालिटिकल मेथड और द एक्सप्रेशन मेथड। सर एक्सप्रेशन मेथड क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पर। तो ये एक एनालिटिकल मेथड है जिसमें हम फंक्शन को इस तरह से देखेंगे, इसके सारे डोमेन रेंज को स्टडी करेंगे, इसके नेचर को समझेंगे और पूरी चीज़ों को एनालाइज करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट वर्जन होगा। तो ज़्यादातर फॉर्म जो होगा वो इससे सॉल्व किया जाएगा, लेकिन सुनिएगा ध्यान से, हमारा जो एडिशनल इसके अलावा स्ट्रेंथ पार्ट भी है वो है ग्राफिकल अप्रोच। हमारा हमेशा से एक टारगेट होता है कि हम IIT का क्वेश्चन आप लोगों से कैलकुलस का अगर हो तो ग्राफ से ही ख़त्म करवा दें। मुश्किल से 5-10 सेकंड में आप क्लिक करोगे, ये मैं आपको फिर भरोसा दिला रहा हूँ, क्योंकि मैं एक मेहनती स्टूडेंट हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम और बेहतर करने की कोशिश कर सकें आगे। तो उस मेथड में ग्राफिकल अप्रोच को मैंने जब ऑब्जर्व किया तो मैंने पाया कि ग्राफिकल मेथड जो है उससे आप क्वेश्चन बहुत जल्दी लगा सकते हैं। तो बेटा मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि इस मेथड और इस मेथड में ये बहुत तेज़ी से स्ट्राइक करेगी। ये मेरा आइडेंटिटी है कि इससे मैं बहुत जल्दी आपको निकालने की कोशिश करूँगा, ऐसा सिखाने की आपको। एनीवेज, पर आप बोलोगे सर ये अभी नहीं, अभी नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो रिप्रेजेंटेशन फंक्शन के बाद में द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, यहां से शुरुआत होती है फंक्शंस को समझने की। जब मैं छोटा बच्चा था कांस्टेंट फंक्शन पढ़ता था, लीनियर फंक्शन पढ़ता था, आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ता था। सो व्हाट कांस्टेंट, सर आपने तो इतने सारे नाम ले दिए। कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल्स टू 2, आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल्स टू x, लीनियर फंक्शन y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये सब एक कैटेगरी में आते हैं। इसको अगर मैं बात करूं तो ये पॉलिनोमियल्स हैं। डिग्री 0, डिग्री 1, डिग्री 1 पॉलिनोमियल्स है। क्वाड्रेटिक फंक्शन भी हम इसमें यूज़ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये सब पॉलिनोमियल फंक्शंस कैटेगरी में हैं। तो पॉलिनोमियल वर्ड यूज़ किया, इस तरह के फंक्शंस हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं।
तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला फॉर्म होगा पॉलिनोमियल्स। इस तरह के फंक्शंस को डिटेल में स्टडी किया जाएगा फर्स्ट पोर्शन में। सेकंड नंबर पर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, जिसमें हम आगे रैशनल इरैशनल की बात करेंगे। अब मैं आपसे बोल दूं कि एक काम करो 2x + 1 अपॉन x - 1 एक फंक्शन का नाम बताओ, तो ये कहला सकता है रैशनल। आपने p/q फॉर्म में एक फंक्शन का या दो लीनियर फंक्शंस को इस तरह से लिखा हुआ है, ये कहलाता है रैशनल फंक्शन। बेटा मैं ये सारा नोट्स आपको आराम से बनवाऊंगा, पर अभी हमारा टारगेट है मास्टर स्ट्रोक अप्रोच, तो इस पर हम सीधे वहाँ आएंगे जिस पर से हम इन क्वेश्चन को क्रैक करेंगे। इसके बाद f of x इज इक्वल्स टू √2x - 1 अपॉन x + 1, ये बन गया इर्रेशनल फंक्शन। दिस वन इज इर्रेशनल फंक्शन। तो हमने दूसरा फॉर्म या फिर रैशनल इर्रेशनल फॉर्म के बारे में हम लोगों ने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो चलिए रैशनल इर्रेशनल इन सब फॉर्म्स को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा फॉर्म स्किप करते चल रहा हूँ, डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्या है इंट्रोडक्शन देता जा रहा हूँ। नेक्स्ट फॉर्म दैट इज ट्रिगो। जैसे ही आप 10th के आगे बढ़े तो आपके सब्जेक्ट को ले गए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में। भाई साहब ये खतरनाक सा दानव प्रकट हुआ 10वीं के प्यारे प्यारे बच्चों के सामने ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन उन्होंने इस पर हमला बोल दिया और इसके ऊपर कमांड हासिल कर ली, इसलिए वो आज मैथ्स लेके बैठे हुए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट था, इसलिए आप मैथ्स लिए हैं, दैट्स गुड। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो भी एक फंक्शन का फॉर्म होगा, और इसका रिश्तेदार आपको 12th क्लास में मिलेगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इसके बड़े भाई साहब हैं, ये क्या है मैं आपको इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद आगे हम चलते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हम इनको बहुत आराम से एक एक करके एनालाइज करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं जैसे y = 2 का पावर x, y = 10 का पावर x, और अगर हम बात करें ग्राफ इस तरह से भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा फॉर्म जो होता है हमारा वो होता है लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन। तो ये लॉगरिथमिक का ग्राफ हम ये स्टडी करेंगे और हर एक नेचर को हम समझते चलेंगे। मैंने फिर से कहा हम ग्राफिकली बारीकी को पकड़ेंगे, फिर आप देखिएगा चंद सेकंड में आप क्वेश्चन बनाओगे। खैर हम आगे बढ़ाते हैं। इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, इसके आगे है हमारा टारगेट। जी हाँ, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है ये IIT के क्वेश्चन उड़ाना है, और अभी उड़ाना है सर। तो इम्पॉर्टेंट भी यही पोर्शन है सबसे ज़्यादा। टाइप्स ऑफ फंक्शन का जो नेक्स्ट वर्जन हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड, नाम में पीस है भाई, टुकड़ों में ही चलेगा ये। तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन क्या है? पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का सबसे पहला एग्जाम्पल या सबसे पहला फॉर्म होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, आप जिसे मॉड या मॉडुलस के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पर मैं जो आज आपको टारगेट है मेरा जो आपको बताने का, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, शॉर्ट में हम इसे GIF कहेंगे। तीसरा फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। फोर्थ वन सिग्नम, सिग्नम ओके। ये कुछ स्पेशल टाइप्स हैं जिसको हम लोग आज स्टडी करेंगे, और ये ट्रेंड में चल रहे हैं। कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये सब देखिए यहाँ वो यूज़ हो रहा है। दिस इज़ द फ्रैक्शनल पार्ट सिंबल, करली ब्रैकेट। भाई ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप देखिए यहाँ पर करली ब्रैकेट के बाद लिखा है कि दिस इंडिकेट अ फ्रैक्शनल पार्ट। फिर इसके बाद ये तो एक मैक्सिमा मिनिमा, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा ये क्या होता है फंक्शन में।
फिर इसको भी हम अभी फटाफट उड़ाएंगे, पर पहले इसको समझ लेते हैं। सो गाइस, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये मेरा पहला टारगेट है। चलिए बनाते हैं फटाफट। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे बेसिक नॉलेज को थोड़ा सा अपडेट करना चाहूँगा, जिसमें तुम्हें इक्वेशन एंड इन इक्वेशंस के बीच में डिफरेंस एज वेल एज इसकी प्रॉपर डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। तुम छोटे बच्चे थे जब से तुम्हें एक ही चीज़ पढ़ाई गई, और वो ये पढ़ाई गई कि 2x - 3 = 1 को बेटा सॉल्व ऐसे करते हैं, इसको इधर ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, अपॉन 2 ले जाइए तो आंसर 2 आ जाएगा। सर ये आंसर आ गया। थोड़े और बड़े हो गए, क्वाड्रेटिक दे दी, x² - 5x + 6 = 0, फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्वाड्रेटिक फार्मूला, व्हाटएवर जो भी है यूज़ करके तुमने रूट्स निकाला, आंसर लिख दिया सर 2,3। सर हमने आंसर निकाल दिया, सर हम खुश हो गए और इस तरह से काम खत्म हो गया। नो, हमने रूट्स निकाला क्यों? ये बात अगर मैं आपसे पूछूंगा तो 99.99% स्टूडेंट का मेरे पास हमेशा से आंसर आया कि सर इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। अरे दोस्तों, सेटिस्फाई कराने के लिए रूट्स थोड़ी निकाले थे। रीज़न जानिए क्यों। सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपके सामने जो दिख रहा है वो क्या है। दैट इज़ इक्वेशन। ये इक्वेशन है, आपने दो एक्सप्रेशन को इक्वेट किया हुआ है। अब दो एक्सप्रेशन को इक्वेट किया है, वो इक्वेशन है, तो इक्वेशन क्यों, रूट्स क्यों? तो मैं आपको समझाना चाहूँगा इस रूट्स को निकालने का रीज़न, लेकिन इसके पहले आपको समझना होगा इक्वेशन क्या होता है। आप देखिए, दो एक्सप्रेशन है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। आप इन्हें फंक्शन के फॉर्म में लिख दीजिए। तो एक हो गया आपके पास y = क्वाड्रेटिक और एक हो गया y = 0। अब 10th क्लास में आपको ये चीज़ अच्छे से स्टडी करनी थी। हमने ग्राफ को जो स्कीप किया था उसको मैं वापस बता देता हूँ आप लोगों ने, कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा पैराबोला। 10th की एडिशन और उठा के देख लो, नहीं तो मैं अभी बनवा देता हूँ। x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी। इस दुनिया में ग्राफ को बनाने के लिए पहली बार हर इंसान ने डब्बा बनाया था। ये डब्बा बनेगा तभी तो ग्राफ बनेगा। x की वैल्यू रखूँगा, y की वैल्यू मिलेगी कहाँ, यहाँ और यहाँ मिलेगी, पॉइंट्स मिलेंगे, ग्राफ बनाऊँगा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा पैराबोला। y = 0, y = 0 एक्स एक्सिस होता है। इट्स अ बेसिक कंसेप्ट, हम लोग इसको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एक्स एक्सिस का मतलब जहाँ पर आप कहीं भी चले जाइए आपका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले y = 5 कांस्टेंट फंक्शन बताया था, और हम इसको प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा y = 5, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। x की जगह 1 डालूंगा तो भी 5 आएगा, 2 डालूंगा तो भी 5 आएगा। आप कोई भी वैल्यू डालो, आपकी लाइन कांस्टेंट लाइन चलेगी। अरे मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा जब कोई बंदा वेंटिलेटर पे पड़ा होता है, डैं 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 लाइनें चल रही होती है, और अगर डेड मतलब लाइन टैं सीधी, दैट इज़ द कांस्टेंट लाइन। सो ये कांस्टेंट फंक्शन है। ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में y = 5 था, थोड़ा नीचे ले जाऊंगा तो y = 0 हो जाएगा, दैट इज एक्स एक्सिस। तो y = 0 है हमारा एक्स एक्सिस। अभी ये क्या देखा मैंने, दोनों ग्राफों के बीच में टक्कर हो गई, इंटरसेक्शन हो गया। तो ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन्हीं को रूट्स कहा जाता है। तो 2 और 3 ये वो x के दो वैल्यूज होंगे जिन पर ये और ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, रूट्स का मतलब टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ्स, इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा, और वो 2 और 3 है। तो वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों कट कर रहे हैं उन्हें रूट्स कहा जाता है। इसको समझाने के पीछे का अगला रीज़न बताऊंगा तो पूरा 12th के कैलकुलस का बहुत सारा पार्ट इससे सॉल्व हो जाएगा आगे। ये वहाँ ABCD स्टार्ट हो गई तुम्हारी। सो गाइस, आगे लेते हैं। अब रूट्स क्या है, इक्वेशन क्या है, आपने बताया सर इसको इन इक्वेशन में भी समझा दीजिए छोटा सा। लाओ बता देते हैं। x² - 5x + 6 > 0, इसको सॉल्व करो। टीचर्स मैथडोलॉजी, इसके रूट्स बनाइए, फिर वेवी कर्व लगाइए। वेवी कर्व मेथड ऐसी मेथड होती है जिसमें आपको क्रिटिकल पॉइंट्स लेना है, इसके आगे प्लस लगाना है, माइनस लगाना है, प्लस लगाना है, और बेटा आपको देखना है प्लस वाला आंसर कहाँ आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 2 से पीछे और 3 से आगे। क्यों लगाते हो, लगा लेना है, काम का है, लेकिन इसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से करते हैं। ध्यान से सुनना। इसका ग्राफ बनाओ सर पैराबोला, इसका ग्राफ बनाओ सर एक्स एक्सिस। कब ये एक्सप्रेशन इससे ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब ऊपर, बड़ा,
तो बड़ा कब है सर? ये था क्वाड्रेटिक का पैराबोला और ये लाइन। सर पैराबोला को लाइन से सर ऊपर लेना है क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है। सर वो यहाँ भी दिख रहा है और सर वो यहाँ भी दिख रहा है। और सर आपने रूट्स पढ़ाए थे, वो थे 2 और 3। सर 2 के पीछे अगर x की वैल्यू मैं ले रहा हूँ तब भी मिल रहा है -इन्फिनिटी तक, और 3 के आगे भी ले रहा हूँ तो सर मिल रहा है +इन्फिनिटी तक। दोस्तों देखो यहाँ भी वही आंसर था, लेकिन यहाँ आपके पास विद रीज़न है कि क्यों। सो यू गॉट योर आंसर, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। इंफॉर्मेशन आपके काम की है, इसको पॉज करके नोट डाउन करिएगा। टारगेट स्किल डेवलपमेंट, इसको उड़ाना है, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, बहुत आराम से। एडवांस के लिए इतना आराम से एक एक कंसेप्ट को एलोबरेट करेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। पर फिलहाल टारगेट पर चलेंगे। तुम तो ये मानो तुम्हारा क्रैश कोर्स है भाई। तुम्हें फंक्शन के जो कि एक महीने तक पढ़ाया जाता है, कोटा वोटा में 1 आध महीने तक पढ़ाते हैं इसको, ग्राफ ऑफ सब मिला मिलू के। अब जेई में तुम्हें क्वेश्चन उड़ाना है मेंस का, और तुम्हें एक सर ने सिर्फ 2-3 घंटे में इसको पढ़ा के बोलना है अब जाके एग्ज़ाम दे लो। तो उसके लिए तो टारगेट पकड़ना पड़ेगा ना, और टारगेट क्या है? इसको उड़ाना है तो पीस वाइज डिफाइन को समझना होगा। तो हम पीस वाइज डिफाइन के पहले फंक्शन की तरफ चले थे और हमने उसमें सबसे पहले समझा था कि इक्वेशन और इनइक्वेशंस क्या होती है, ग्राफिकली समझ में आ गया। उसकी भी डिटेल लेक्चर्स आप मेरे देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसमें आगे चलते हैं। हम जिस अप्रोच को लेकर चल रहे हैं उसको मैंने नाम दिया हुआ है मास्टर स्ट्रोक, जिसको आपको सिर्फ परफेक्ट शॉर्ट करना है क्रैश कोर्स की तरह मेन पॉइंट्स पर। तो यहाँ इसको आगे लेते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा होगा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का सबसे पहला फंक्शन, जिसका नाम था एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसको हम मॉड या मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। क्या होता है ये होता है मॉड। मॉड तो सर आपने पिछली बार पढ़ाया था, जबकि हमने बोला था कि मॉड के अंदर हम कोई भी नंबर डालेंगे आंसर पॉजिटिव होता है, लेकिन इसको मैं अच्छे से बताता हूँ। एक क्लास में 2 बच्चे हैं, एक का नाम है गजोधर और एक का नाम है बिरजू। भाई गजोधर ने चलना शुरू किया इन द डायरेक्शन ऑफ x, भाई बिरजू ने चलना चालू किया इन द डायरेक्शन ऑफ -x। हम खड़े हैं यहाँ, हमने कहा बेटा तुम जाओ इस तरफ। हमने कहा गजोधर 1 पे जाओ, गया। 2 पर जाओ। हमने पूछा 1 पर जाकर तुमने कितनी दूरी तय की? उसने कहा सर 1 यूनिट तय करी। तो y = x की तरह जितना वो इधर चल रहा है उतना उसकी y लेंथ यानी उसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। फिर हमने उससे कहा अब तुम 2 पर जाओ, कितना चले? सर मैं 2 यूनिट चला। 3 पर जाओ 3 यूनिट, 4 पर जाओ 4 यूनिट, 5 पर जाओ 5 यूनिट। और इस तरह से सारे पॉइंट्स को जब इकट्ठा करके देखा गया और एक स्मूथ ग्राफ बनाया गया तो हमें एक ऐसी लाइन मिली जिसका नाम था आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब y = x। आइडेंटिटी फंक्शन क्यों बोला सर? अरे आइडेंटिटी का मतलब LHS = RHS, x रखो 1y रखे y मिलेगा 1, x रखो 2y मिलेगा 2, तो इसका मतलब LHS = RHS फॉर ईच एंड एवरी वन वैल्यू, सो दैट इट इज x, y = x। अच्छा, अब हम पीछे आते हैं, 0 से पीछे 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 पीछे। अब x की जगह -1, -2, -3, -4। अब बारी आई गजोधर के बाद बिरजू की। बिरजू गया -1। हमने पूछा कितना चले हो? बोले सर 1 किलोमीटर। हमने कहा तुम तो माइनस डायरेक्शन, तब भी हम 1 किलोमीटर चले हैं सर। मतलब डिस्टेंस तो बेचारे ने 1 किलोमीटर ट्रेवल किए, तो वो तो काउंट +1 ही करेगा। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज हैज़ इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं आता, इसमें 0 इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। तो आपको यहाँ पर -1 भी गए तो +1, -2 भी गए तो +2, -3 भी गए तो +3, -4 भी गए तो +4, वैल्यू मिलती चलेगा मिलती चलेगा मिलती चलेगा। और आपने इसको भी स्मूथ ग्राफ में ड्रॉ कर दिया। ओ माय गॉड, आपके पास एक ग्राफ बन कराया। लेकिन ये क्या है समझते हैं, रुको पहले इस लाइन का नाम समझते हैं। अब ये मत बोलना 11th में स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ाई बेटा तुमको, फिर भी पढ़ा देते हैं। इसको हम कहेंगे y = -x लाइन। क्यों? -1 यहाँ रखूँगा, -(-1) होगा। मेरा टारगेट है y पॉजिटिव आना चाहिए, तो मैंने x की जगह -1 रखा तो -(-y) की वैल्यू +1 मिली। -2 रखा तो -(-+2) मिली। -3 रखा तो +3 मिली। तो इसके लिए इसका माइनस होना ज़रूरी है। और आप देखिए आपका फंक्शन 1 नहीं 2 टुकड़ों में बट चुका है भाई।
बहुत दिक्कत है यहाँ। तो मॉड ऑफ एक्स के 2 पीस हो चुके हैं, 0 से पीछे चलने पर माइनस एक्स, 0 से आगे चलने पर प्लस एक्स। हाँ, तो x इज लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन है, देखो 0 से छोटी वैल्यू के लिए ये, और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन। तो सर जी इसलिए इसको पीस वाइज डिफाइन बोला जाता है क्या? बिल्कुल सही सोच रहे हो। 2 पीस में बढ़ गया मेरे दोस्तों, इसे 3, 4, 5 कितने भी पीस में आ सकता है। आजकल ये ट्रेंड में आ रहा है, IIT के सारे क्वेश्चन उठा के देख लो, NCERT RD शर्मा में भी, बोर्ड में भी वही पीस वाइज को समझाया गया है, लेकिन चैप्टर का नाम होगा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। फिलहाल इसको देखते हैं। इट्स टी टाइम ब्रेक। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को हमने मॉडुलस फंक्शन का नाम दिया। तो बेटा जो आपने अभी भी प्राप्त किया, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स। यहाँ से मॉड एक्स बना है, ध्यान रखना डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। अब मॉड एक्स का ग्राफ में थोड़ा सा फेरबदल करके दिखाता हूँ। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाइए, मुझे बताइए यहाँ x की वैल्यू 0 रखने पर 0 आया था, यहाँ 0 देने वाली वैल्यू यानी क्रिटिकल पॉइंट कौन होगा? सर 1 होगा। x की जगह 1 रखिए, 1 - 1 0 होगा। इसका मतलब 1 से आगे पर ये ग्राफ पॉजिटिव साइन से खुलेगा। देखिएगा गौर से, मॉड खोला गया लेफ्ट साइड माइनस साइन से, राइट साइड प्लस साइन से। ये याद रखने वाली बात है, लेफ्ट साइड माइनस साइन से, राइट साइड प्लस साइन से। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 को भी खोलोगे तो इसके पीस भी ऐसे बनेंगे। याद रख लो अभी तो कि x लेस देन इक्वल्स टू 1, क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट खोलोगे तो बेटा माइनस साइन से खोल देना, और राइट साइड खोलोगे तो प्लस साइन से खोल देना। इतना सा तो याद रखना है, बाकी तो आपको समझ में आ ही गया। क्यों क्यों क्यों? अगर मैं माइनस से नहीं खोलता तो मेरा माइनस ऑफ माइनस प्लस कहाँ से होता? -1 रखने पे +1 ही चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू में आंसर पॉजिटिव चाहिए होता है। तो यहाँ लेफ्ट साइड माइनस और राइट साइड प्लस, इतना माइंड में रखेंगे हम। चलें आगे, पॉज करो, नोट करो, कहानी बढ़ाता हूँ आगे। अब इसको अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूँगा ना तो ये ऐसा दिखाई देगा, 2 लाइनें बनेंगी। अब ये लाइन हम 11th में बना चुके हैं, 10th में बना चुके हैं। तो इसका y इंटरसेप्ट 1 पे था, किसका? माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, लेकिन स्लोप नेगेटिव था। वाह, ये ग्राफ 1 तक ही गया था, 1 या 1 से छोटे के लिए, तो आगे मिटा दीजिए। ये ग्राफ 1 से आगे के लिए डिफाइन था, तो इधर मिटा दीजिए। ओ माय गॉड सर, यहाँ पर भी v का शार्प एज 0 पे था, तो इसका शार्प एज हमें मिल गया 1 पर। इससे हमें बड़े काम की चीज़ देखने को मिली। क्या हमें ये देखने को मिली कि y इक्वल्स टू x प्लस 1 का ग्राफ मांगोगे तो वो -1 पर v शेप देगा, दैट्स ऑल। क्योंकि +1 यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट +1 था तो 1 पर v शेप आया था। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट -1, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है सर? अभी बताया था, -1 रखने पर 0 आ रहा है, तो ये -1 पर 0 यानी कि क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है। तो दोस्तों शार्प एज बनेगा, ध्यान रख लेना, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन समझ लेना। अब क्या? अब हम आगे बढ़ेंगे। मॉडुलस के बाद हम दूसरा फंक्शन पढ़ाएंगे जिसका नाम था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाम में ही इंटीजर छुपा हुआ है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब सबसे बड़ा इंटीजर। 2.3 एक नंबर है, 2 पार्ट होते हैं इसके। ये इसका होता है इंटीग्रल पार्ट और ये इसका होता है फ्रैक्शनल पार्ट। ये तो हमें बचपन से पता है। अब किसी भी नंबर को हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर डाला तो 2.3 में द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना है? आंसर दोगे सर 2 है। नंबर लाइन पर 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए। आपको बता देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। मैथ्स में ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस बहुत है भाई। तो यहाँ x की जगह पर हमने रखा 2.3, आंसर आया 2। क्यों? क्योंकि यहाँ 2.3 के लिए सबसे बड़ा इंटीग्रल वैल्यू कौन था? पिछला। आपको कुछ नहीं करना है, पिछले इंटीजर पे आ जाना है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई क्या होना चाहिए? आप ही बता दो ना। 3.14 होता है। 3.14 से गिरोगे तो कहाँ गिरोगे? सर 3 पे ही गिर गए। लेकिन सर एक डाउट है, पूछो। सर अगर यहाँ पर खुद ही इंटीजर होता
अरे यार तुम 5 पर बैठे हो तो 5 पर ही रहोगे ना, 5.0 लिख सकते हो, तो इंटीग्रल पार्ट तो 5 ही हो गया उसका, फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया, दैट्स ऑल। तो इंटीग्रल पार्ट को हमने देखा। अब इसको बहुत शांति से हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, लेकिन हमारे पास शांति के लिए समय नहीं है, तो फिर जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। 0 से 1 वाले नंबर पे कोई भी नंबर अगर हमने लिया तो हम आके गिरे 0 पर, 1 से 2 पर कोई भी नंबर लिया तो हम आके गिरे 1 पर। तो 0 पे आके गिरना है, मतलब 0 से 1 तक y = 0 फंक्शन होगा। और ये तो बड़ा भयंकर पीस वाइज है, इसमें तो बहुत सारे पीस हैं। यस, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच लिया तो y = 0 आंसर आएगा। लेकिन अगर आपने 1 से 2 तक लिया, 2 से छोटा, 2 ले लोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, इसलिए तो वो 1 पर आकर गिर जाएगा। सही जवाब। अगर आपने 2 से 3 तक लिया तो आप 2 पर आकर गिरेंगे, और इसीलिए इसको फ्लोर फंक्शन कहा जाता है। नाम याद रखेंगे, FLOOR। लेकिन सर आपने तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला। बिल्कुल सही बोला बेटा, ये नाम भी याद रखो। ये पत्थर उछाला तो कहाँ गिरा? फ्लोर पे। फ्लोर, तो यहाँ पर फ्लोर का काम कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये गिरेगा 2 पे एंड सो ऑन। तो ये बेटा मैंने थोड़ा जल्दी में लेकिन आराम से भी मैं समझ सकता हूँ ग्राफ को बता दिया। इसके पीछे भी ये ऐसा बनेगा। मज़े की बात देखो, इसकी रेंज बताओगे, डोमेन तो ऑल द रियल नंबर हो गया, आप x की सारी रियल वैल्यू यूज़ कर रहे हो, गौर से देखो सारे यूज़ कर रहे हो, लेकिन इसकी रेंज क्या है? वैल्यूज़ ऑफ y सर -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन है, यानी ऑल द इंटीजर्स। देखो 0 से 1 के बीच कोई ग्राफ नहीं है, 1 से 2 भी नहीं, 0 से 1 कुछ नहीं है, -1 से 0 ग्राफ नहीं है, 1 से 2 नहीं है, फिर 2 पे है, तो y बिलोंग्स टू i तो इंटीजर होता है सर, z भी इंटीजर होता है, आपकी मर्जी जो लिखना हो। तो ये इंटीजर देगा, इट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ओके सर, मॉडुलस का आपने डोमेन रेंज नहीं बताया। अरे अभी बता देते हैं, ये देखो ये है मॉडुलस फंक्शन। डोमेन क्या है? खुद ही दिमाग लगाओ। अरे सर इसमें तो आपने सारे रियल नंबर लिए हैं। और रेंज क्या है सर? 0 से देखिए 0 या ऊपर तक इन्फिनिटी, तो इसको हम लिखेंगे 0 to इन्फिनिटी। ब्रैकेट सिस्टम आपको 11th में पढ़ा दिया है मैंने, है ना, इंटरवल्स एंड ऑल, या हम बेसिक पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आप ब्रैकेट्स के बारे में अंडरस्टूड होगा कब कौन सा ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे। फिलहाल 0 इंक्लूडेड है, इसलिए 0 से इन्फिनिटी तक। तो हमने पढ़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही रिश्तेदार मतलब इनके काका जी का लड़का है ये। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रिलेटिव होता है फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसी तरह से y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। याद रख लेना, ब्रैकेट की बहुत इंपॉर्टेंस है मैथ्स में। आप IIT का मैथ्स पढ़ रहे हैं, मुस्कुराइए, आप IIT का मैथ्स पढ़ रहे हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर इज व्हाट? अभी पढ़ लिया सर, फिर से नहीं पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ाना है, बहुत पढ़ना है हमें। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमें क्या करना होगा? ये 2.3 से 2 पे आके गिरा, देखा था ना, कितना गिरे, कितना पीछे आए, फ्रैक्शनल पार्ट था। तो याद रहे वो जितना पीछे खसक रहा है, कितना पीछे मूव कर रहा है। अच्छा बताएं, 2.3 में हम कितना मूव किए थे? 9। ये तो ग्रेटेस्ट है, 2 पे आए थे, लेकिन पीछे कितना गिरे थे? सर 2.3 में पीछे 0.3 खसकना पड़ा था, दैट्स इट। कितना पीछे मूव किए हैं, ऐसे माइंड में रखना, वही फ्रैक्शनल पार्ट याद रखने की बात है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 सर खसके ही नहीं थे, 0। इसका मतलब, अरे सर समझ में आ गया, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 होगा सर। यस। कहानी को आगे बढ़ाते हुए बहुत तेज़ी के साथ फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ हम बढ़ गए हैं, और हमें एक चीज़ सीखने को मिल गई है कि इन दोनों की रिश्तेदारी से हमें नंबर मिला था। क्या रिश्तेदारी? जोड़ दो भाई। अगर मैं किसी नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर में उसके फ्रैक्शनल पार्ट को जोड़ूंगा तो मुझे इटसेल्फ नंबर मिल जाएगा।
तुम थे 2, तुम थे 0.3, तुम थे 2.3। यस सर, आ गया सर। तो ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हम लोगों को। फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ कितना गिरोगे पीछे लेकर नंबर को। सर 1 से ज़्यादा नहीं गिर पाएंगे, 1 भी नहीं गिर पाएंगे। हम 1 पे बैठे हैं तो हम 0 पे थोड़ी ना आएंगे, हम तो रुके हुए हैं उस फ्लोर पे। तो इसका मतलब 1 से तो कम ही गिरेंगे, और नहीं गिरने की स्टेज होगी कितनी, 0 या उससे बड़ी, 0 या उससे बड़ी रेंज हो सकती है, लेकिन 1 से छोटी। किसकी, x की? नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट x की। तो याद रहे, अगर फंक्शन की बात आती है फ्रैक्शनल पार्ट, तो डोमेन में हमने सारे रियल नंबर रखे, लेकिन रेंज गौर से देखना, क्वेश्चन IIT में इसी से बनाया है कि हम पीछे कितना खस के। सर 0 से 1 आ गया सर, इंटीजर पे 0 सर, लेकिन बाकी नंबर पर मैक्सिमम 1 से छोटा कुछ भी रेंज हो सकता है। ये स्मॉल ब्रैकेट फॉर लेस देन, फॉर नॉट इंक्लूडेड, क्लोज ब्रैकेट इंक्लूडेड, पढ़ चुके हैं। नहीं सोएंगे सर, पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे। पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम आए, स्टोरी को समझ लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट को समझ लिया, प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ ली, फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज भी हमने पढ़ ली, बहुत मज़ा आया। अगर किसी ने बोला 5.2 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो हम बोलेंगे सर 0.2 होगा। अच्छा 3.2 का तो बताओ, सर 0.2 होगा सर। अच्छा 7.2 का, सर 0.2 ही होगा। इसका मतलब कोई से भी नंबर में इंटीजर जोड़ दो, फ्रैक्शनल पार्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, वो रहा। ये जो सबसे भयानक गंदा दिखाई दे रहा है IIT का, वो क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ख़त्म, निपटा दिया तुम लोगों ने। क्या बोला, इंटीजर कम ज़्यादा करने पर फ्रैक्शनल पार्ट में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो ठीक है सर, अब आप बोल रहे हैं तो ख़त्म करवा भी दीजिए ना। चलिए करा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, काउंटडाउन शुरू कर लीजिए। 5 पे आ चुके हैं, और ये फ्रैक्शनल पार्ट में आपने R जोड़ा, साथ में नीचे 2000 लगा दिया। यहाँ R की वैल्यू सिग्मा ऑपरेटर, कक्षा 10, 11, 11, 12, 10th 11th में हम पढ़ चुके हैं। सिग्मा का मतलब होता है सबमेशन जोड़ो। कैसे जोड़ो, सिग्मा, यहाँ R लिखा है और R इक्वल्स टू 1 to n लिखा है, तो R की जगह पहले हम रखेंगे 1 प्लस, फिर रखेंगे 2 प्लस 3, बढ़ते चले जाएंगे जब तक हाईएस्ट लिमिट तक ना पहुँच जाए, यानी कि सबमेशन, दैट इज सिग्मा। ओके, नेक्स्ट 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, 3 डालूंगा, 4 डालूंगा। सर कुछ भी डाल दो, फ्रैक्शनल पार्ट x के ऊपर ही डिपेंड करेगा। कुछ भी डालूंगा, इंटीजर का होना नहीं होना बराबर है, अभी पढ़ा था, तो इसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट x, फिर 2000 सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 to 2000। अब स्टोरी आगे बढ़ेगी। R को क्या कर दिया सर, R कहाँ खा गए, नहीं, हमें यहाँ पर R की जगह 1 2 3 4 पूरा लिखना पड़ेगा जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। कोई बात नहीं, शांति शांति। हम रखेंगे x की जगह 1, R की जगह रखेंगे 1, x प्लस 1 फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन 2000, फिर प्लस, अब हम रखेंगे 2, x प्लस 2 अपॉन 2000। ऐसे सर कहाँ तक रखोगे बेटा, 2000 तक रखेंगे, लिखो 2000 तक, तुम बिना डरे लिखो 2000 तक, घबराओ मत। क्या इंटीजर जोड़ने से कुछ फ़र्क पड़ा था, 2.3, 5.2, 7.2, सब में आंसर सेम था। तो इसका आंसर फ्रैक्शनल, इसका फ्रैक्शनल, सबका फ्रैक्शनल x के बराबर ही होगा आंसर। फ्रैक्शनल x 2000, फ्रैक्शनल x 2000 अपॉन में है, आप समझ जाइए भावनाओं को। आखिरी वाला भी फ्रैक्शनल, इंटीजर के होने नहीं होने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 1 से लेके 2000 तक बार लिखा गया है 2000 टाइम्स, तो ये 2000 टाइम्स हो गया।
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। सर एलसीएम, हाँ लेंगे ना, नीचे 2000 ऊपर जोड़ दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, खपाच खपाच, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बच कर आ गया। योर आंसर इज सी। ये आईआईटी का एक क्वेश्चन आपने ख़त्म कर दिया, मेरा पहला काम कंप्लीट हुआ। मेरे टारगेट्स थे उनको फटाफट कराता हूँ, लेट्स कम। अब तो तुम फटाफट लाओगे क्वेश्चन, मुझे पता है। फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर की पिक्चर हमें समझी, मॉड एक्स का मतलब समझा, तो सर फिर चौथे पे आ जाएं अपन। बिल्कुल सही है, आपका काउंटडाउन करना बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल 4 उड़ाएंगे हम। मिनिमम मैक्सिमम से डरने की ज़रूरत नहीं है, एक टॉर्च लेके चलना है। टॉर्च, ये टॉर्च की ट्रिक है, मतलब इसमें टॉर्च मैच में नहीं आता है, अपने को लगाना है वो। आपका फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 मॉड ऑफ x माइनस 1। सर जी ये तो कुछ रिश्तेदार दिख रहे हैं जो अपन ने देखे थे। यस, 3 ग्राफ बनेंगे वो, कॉमा कॉमा कॉमा, हम तीनों ग्राफ बनाएंगे। अभी हमने बताया था इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 था, तो इसका वी शेप बनेगा 0 पर। ये क्रिटिकल पॉइंट 0 था सर, तो इसका शार्प एज बनेगा 0 पर। सर 1 पे बनेगा, आपने बताया था सर, वेरी गुड, ये 1 पे बन गया। -1 0 और 1, बहुत सुंदर सा इसका ग्राफ दिख रहा है। हमसे पूछा गया इसकी कौन सी वैल्यू दिखाओ, हमसे उसने बोला इसकी मिनिमम वैल्यू दिखाओ। कौन सी वैल्यू? मिनिमम वैल्यू। कहाँ लिखा है? ये रहा। कैसे पता? लिखा है सर, फंक्शन 1 है, 2 है, 3 है, सबको मिला के हमको जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो लेना है। मेरे वर्ड्स को पकड़ते चलना। मिनिमम मतलब सबसे छोटी, सबसे नीचे। तो नीचे के लिए ये लगाया मैंने टॉर्च। मैंने तुमसे कहा था दोस्तों टॉर्च लेके चलना, और लाइट जला देना, ये स्विच भी बना दिया मैंने। टॉर्च जलाओ नीचे से, क्योंकि मिनिमम चाहिए। अच्छा सर, तो मैक्सिमम में क्या करेंगे? ऊपर से जलाएंगे। यस, ऊपर से जलाएंगे। इससे क्या होगा? नीचे से टॉर्च जलाने पर जो मिनिमम वैल्यू है उसको पकड़ के चलेंगे, पकड़ के चलेंगे, पकड़ के चलेंगे, जो सबसे नीचे पकड़ के चलेंगे। दोस्तों आपके पास इतने सारे पीस में ग्राफ आ गए। इस ग्राफ का नाम था, ये लेफ़्ट साइड वाला था -x -1, हमने पीस वाइज करके दिखाया था आपको मॉड खोल के। और इसका नाम बता दो फिर, इस अगली वाली लाइन का। चलो यहाँ नहीं लिखेंगे, ये लंबी सी लाइन का नाम इधर बाहर लिख देते हैं। इसका नाम था, ये माइनस में खुला था, इसकी वजह से था। लेफ़्ट साइड माइनस में तो राइट साइड प्लस में। इसका नाम कौन था? अरे ये तो याद है सर, y = x, और ये था y = -x। इसके बाद वाला y = x -1 आ गया सर, आ गया, बहुत ज़ोर से आ गया। तो ये भी हो गया। हमें कौन चाहिए? हमें चाहिए ये पीस में इनके नाम चाहिए। ये पॉइंट -1 और 0 के बीच सिमेट्रिक है। ये सब मैं आपको बेसिक ग्राफ में पढ़ाऊंगा, डरने और घबराने और चमकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो -1 से हाफ तक ये लाइन, फिर -1/2 से 0 तक ये लाइन, फिर 0 से हाफ तक ये लाइन, फिर हाफ से 1 तक ये लाइन, फिर 1 के आगे आ रही लाइन, -1 के पीछे ये आ रही लाइन। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 फॉर्म में 6 टुकड़ों में तोड़ा गया है ये फंक्शन। -1 से पीछे कुछ और, -1 से -1/2 तक कुछ और, -1/2 से 0 तक कुछ और। कुछ और का मतलब ये लाइनें जो बदल रही है ना, वो कुछ और है। पहले अपन इंटरवल लिख लेते हैं, 0 से हाफ तक। अब बस ना, तुम ही कर लेना ना आगे। तो -1 से पीछे सर ये लिख दूं क्या? हाँ लिख दे बेटा, लिख दे। फिर इसके आगे -1 से हाफ तक कौन सी लाइन है? x + 1 लिख दिया। इसके आगे -1/2 से 0 तक ये लाइन कौन सी लाइन है? y = -x, सर लिख दिया। 0 से 1/2 तक सर y = x लाइन जा रही है, 0 से 1/2 तक। ये वाली लाइन कौन है? y = x लाइन है सर। ऐसे पीस में तोड़ा जाता है, याद रखना। काम हो गया, काम हो गया। तो आपका फंक्शन बन चुका है। मुस्कुराइए। अभी मैंने आपका एक पीस बताया, -1 से पीछे, अगला ये, अगला ये, आप सारे बना लोगे। आपको 1 से आगे तक लेके चलना है। लिख ही देता हूँ मैं इंटरवल, नहीं तो बोलोगे सर आधा बताया सर आपने। अब इसके आगे हाफ से 1 तक -x + 1, और इसके आगे 1 से आगे क्या क्या
क्या, ये लाइन x माइनस 1, बधाई हो, आपका पीस वाइज फंक्शन के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 पीस बन चुके हैं पीस वाइज डिफाइन के, और ये सारे फंक्शंस को ख़त्म, खेल ख़त्म। ये बन गया आपका पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। उसको सिंप्लीफाई करके लिखना था, लिख दिया। अब उसने पूछा f(3) की वैल्यू बताओ, बताओ 3 इसमें कौन सा इंटरवल में आता है? सर 1 से आगे, तो लिख दो आंसर। अब तो तुम फटाफट आंसर दे पाओगे। f(3) 1 से बड़ा 3, 3 रखूँ, 3 रखूँ, किस में रखूँगा? इस वाले में। 3 - 1, सर आंसर 2। अच्छा फिर f(1/4) का आंसर बताओ कितना होना चाहिए? सर 1/4, 1/4, 1/2 से 0 के बीच आएगा सर, इसका मतलब इस समय आपका इंटरवल x था। अरे वाह सर, तो x की वैल्यू 1/4 रखने पर y की भी 1/4 आएगी, क्योंकि y = x फंक्शन है सर, y = x के हिसाब से आंसर 1/4 आया। ये ध्यान रखना, एनालिसिस यही आएगा। तो बेटा हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीटेड। अभी तो बहुत आसान है, लाओ खटाखट उड़ा देते हैं इनको भी। 5 4 3 2 1 फायर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आराम से बनाएंगे हम इसको। क्वेश्चन नंबर 3 को हम बहुत आराम से बनाएंगे। f(n + 1) = 2, f(n + 1) अपॉन 2, n की वैल्यू 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो। हाँ सर नेचुरल रखना है, समझ गए सर। मज़े की बात ध्यान रखना, एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज गिवन फॉर द हिंट ऑफ द क्वेश्चन। पूछता है f(101) की वैल्यू बताइए। यहाँ 101 का मतलब 100 + 1 है, तो यहाँ 100 रखना पड़ेगा। 2 × f(100) + 1/2 हमें निकालना है, तो टारगेट f(100) निकालना है। f(100) लाने के लिए f(x) निकालना होगा। फिर हम x की जगह क्या डाल देंगे? सर 100 डाल देंगे। f(x) निकालने का तरीके के लिए उसने एक्सप्रेशन दिया हुआ है। दिस इज द एक्सप्रेशन जिस पे हमें अटैक करना है। करते हैं, हम डालेंगे n = 1, यहाँ 1 डालिए, 1 + 1, 2 × f(1), पहले यहाँ से शुरू करेंगे, +1/2। बधाई हो, f(1) की वैल्यू रखी, f(1) यहाँ रखिए। f(1) की वैल्यू हमें गिवन है, इट इज़ 2। तो बेटे मौज कर दीजिए। 2 × 2 = 4 + 1/2, इट इज़ 5/2। f(3), ये f(2) हो गया। अब आप f(3) निकालेंगे। f(2) आपको मिल चुका है, f(1) आपको गिवन था, अब f(3) भी निकाल लो। f(3) निकालने के लिए n की जगह आपको 3 डालना होगा। n की जगह 3 डालने पर 2, कौन सा? f(3), यहाँ f(3) बना रहा हूँ, गौर से देखते जाना। तो n की जगह यहाँ 2 रखूँगा, 2 × f(2) + 1/2, यहाँ रख रहा हूँ वैल्यू, गौर से देखिए। f(2) पिछला उठाइए, 2 × 5/2 + 1/2, 5 और 1 6, 6/2 3। f(3) की वैल्यू मिल चुकी है। दाल में काला है, सीरीज़ बनती नज़र आ रही है, गौर से देखिएगा। f(1) था 2, f(2) आया 5/2। छोटे बच्चे थे ना हम, जब हमको ये वाली काउंटिंग सीखनी चाहिए। इसको ढाई बोलते हैं, ढाई। हमारे लोगों के टाइम में नंबर चलता था ढाई, 5/2 मतलब 2.5। फिर इसके बाद आया 3। अरे वाह सर, ये तो सीरीज़ बन गई सर। फर्स्ट टर्म आ गई 2, सेकंड टर्म आ गई ये, थर्ड टर्म आ गई ये, और सो ऑन। ऐसे करते करते ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। AP फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस आधा। हमें कौन चाहिए? 101 नहीं, हमें कौन चाहिए? 100 चाहिए था ना। हाँ, यहाँ 100 रखना है। तो यहाँ 100 रखने पर आप अपनी वैल्यू जनरेट कर लेंगे इसी तरह से। तो 100 इसके कौन से नंबर की टर्म हो जाएगी? 101। यहाँ अगर हमें चाहिए, फॉर्मेट को देखते चलना है, n + 1, हमें वैल्यू चाहिए 101 की, उसमें हमें चाहिए 100। तो आपकी सीरीज़ बढ़ती हुई कहाँ तक जा रही है? पहला टर्म था आपका 1 से और आखिरी टर्म था 101। तो अब आप नंबर ऑफ टर्म 101 तक लेकर चल रहे हैं 1 से। इस सीरीज़ के हिसाब से आगे चलें तो
तो n की वैल्यू आप रखेंगे 101, 101। देखिए ना, अब तो कर लो रे, कर लेंगे सर, हो जाएगा। n की वैल्यू हमने यहाँ पर सीरीज़ के हिसाब से अगर हम चलें तो f(1), f(2), f(3) ये हो गया था, कोई बात नहीं, आराम से कर लेंगे हम। हमें इस जगह पे 100 लाना होगा, हमें f(100) हमारी नीड है, और अगर f(100) हमारी नीड है तो इस प्लेस की वैल्यू हमें रखनी होगी 100, या फिर हम यहाँ से नहीं लेते हैं, सीरीज़ में देखते हैं। f(2) की वैल्यू ये है, f(3) की वैल्यू 3 थी, तो f(100) की वैल्यू उसी पैटर्न से हम लोग निकाल लेंगे सीरीज़ के, n की जगह 100 रख के। यहाँ मैं पॉज ले रहा हूँ, यहाँ से नहीं, हमें 100वें नंबर से निकालना है। बाकी अब आप AP को सॉल्व करके आंसर लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे सर? 100th टर्म T100 आप निकाल लो सर, 100th टर्म पूछा है उसने, निकाल लेते हैं। A प्लस 100 माइनस 1 into D, it is 1/2। now you can calculate। देख लो भाई, अब बना लेना, इसको जोड़ लेना, सिंपल सा कैलकुलेशन था। अप्रोच तो हमने आपको बता दिया, कोई बात नहीं, आप शांति से करेंगे तो भी चल जाएगा। सीरीज़ बनाई थी हमने, मैं इसको एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको। सीरीज़ कैसे बनाई थी हमने f(n+1) से सीरीज़ को जनरेट किया था। हमारा टारगेट क्या था? आखिरी में f(101) निकालने को बोल रहा था वो, 101। f(101) निकालने की क्या अप्रोच हो सकती है? यहाँ हम वैल्यू रखेंगे, n की जगह 101 रखना होगा, तो बस यहाँ f(100) आ गया, 2 into f(100) + 1/2। अब जो हमारा पैटर्न चल रहा था कि f(2) की वैल्यू कितनी आ रही थी, f(3) की कितनी आ रही थी, f(4) की कितनी आ रही थी, वो सीरीज़ में हमने n की जगह, आपको देखिए फर्स्ट टर्म जब हमने लिया था a की वैल्यू 2 थी, कॉमन डिफरेंस था 1। अब हम वो फर्स्ट टर्म से चल रहे थे, तो हमें कौन से नंबर तक लेके जाना था उसको? यहाँ 100 रखना है तो 100 तक रख देंगे इसमें हम, तो कैलकुलेट कर देंगे n की जगह 100। मैं यहाँ पर पॉज ले रहा हूँ, छोटी सी मिस्टेक की थी, आई अपोलोजाइज। ठीक है, वो हल्का सा कैलकुलेशन हो जाता है, उसको सॉरी बोल देना है। खैर आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर इस वाले सीन को हमने कैलकुलेट किया, अब f(100) हो गया, कर लो, वैल्यू डाल दो, वो जो भी फॉर्मेट बन रहा था उसके हिसाब से। सीरीज़ थी आपके पास, सीरीज़ में a प्लस n-1 into d एंड ऑल कैलकुलेट कर लेना, तो यू विल गेट आंसर। ठीक है, चलो अब मैं कैलकुलेशन में टाइम किल नहीं करूँगा, अब मैं इसको हटा देता हूँ, और अब हम आते हैं हमारे अगले 2 क्वेश्चंस की ओर। चलिए, सिंपल सा एपी था, 10th क्लास 11th क्लास में हमने पढ़ा है, उसको हम निकाल लेंगे, nth टर्म निकाल के वहाँ रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट अब उठाएं अगला क्वेश्चन। यस, हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें भी आप अगर टारगेट देखकर चलेंगे तो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 जो है उसमें भी कुछ फॉर्मेट है कि आपको f(x) की वैल्यू निकालनी है। f(x) + 3 टाइम f(1/x) = 2 into x + 1। सी, हमें f(x) चाहिए ना, इसको अल्फ़ा इसको बीटा मान लो, काम ख़त्म। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे हम। कौन सी मेथड लगेगी? एलिमिनेशन। तो आपको रिप्लेस करना होगा x को 1/x के साथ। ये हो गया f(x) को 1/x से रिप्लेस करिए, 1/x, इसको करिएगा 1/x से x ऊपर चला जाएगा, 3 टाइम f(x) = 2 टाइम्स x को 1/x से रिप्लेस किया है, भूलना मत। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हम लगाएंगे अब एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? किसकी वैल्यू चाहिए? f(x) की। किसको उड़ा दो? इसको ख़त्म कर दो, चलो हटाओ इसको। कैसे करेंगे? ये 3 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, तो इंटू 3 करेंगे। सर एलिमिनेशन मेथड किया था ना हमने 10th क्लास में, एक वेरिएबल हटाना है तो हम इसको हटा देते हैं। 3 से इंटू करा तो ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, पूरे में करना होता है तो ये हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6 हो गया। ठीक है, गेम ओवर।
माइनस माइनस माइनस, एलिमिनेशन कर रहे हो, उड़ा दो इसको इसके साथ। ये देखिए -9 में से 1 गया तो -8x, 8 ऑफ f ऑफ x हो गया। इसके आगे इसमें से इसको घटा दीजिए, 2x + 2, इधर में -6/x -6, हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। सी -8 को अपॉन में ले जाऊंगा तो f ऑफ x की वैल्यू हो गई -1/8, और ब्रैकेट में आगे एलसीएम ले लूँगा। ये बचा -4, इसको इधर ले जाऊंगा, पहले x को एलसीएम ले लेता हूँ, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x², इसमें से इसको घटाया तो -4, तो ये हो गया -4x -6। कुछ कॉमन ले सकते हो, ले लो, सेपरेशन ऑफ x कर सकते हो, कर लो, डिनोमिनेटर को सेपरेट करके सॉल्व कर लो, और 2 कॉमन ले लो, बाहर से कट कर दो तो -1/4 अपनी जगह है। डिनोमिनेटर सेपरेट करने की इच्छा रखते हो या एज इट इज़ रखना चाहते हो, चॉइस इज़ योर्स। फाइनली यू गॉट द आंसर, ही इज़ आस्किंग फॉर f ऑफ x एंड यू हैव एन आंसर ऑफ f ऑफ x। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। बहुत आराम से मैंने बनाया। एलिमिनेशन क्यों किया? क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे fx चाहिए था। जो चाहिए वो रख लो, जो नहीं चाहिए उड़ा दो। 10th क्लास का मैथ्स लगाया, कुछ नहीं लगाया मैंने, एलिमिनेशन मेथड। और अब सबसे आखिरी क्वेश्चन एकदम बच्चों वाला है, सच उतारूं, बस एनालिसिस करते आना चाहिए और प्रैक्टिस से वो आ जाएगा हमें। और ध्यान रखना, हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं देनी है, इसलिए प्लस माइनस की गलती हम कर सकते हैं, तुम नहीं करना। हमारे नेगेटिव मार्क्स नहीं आएंगे, कटेंगे, टेंशन मत लो, हम नहीं लेंगे। खैर गाइस, आगे लेते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, एग्ज़ाम को सिंसियरली देना, बस एक बार क्रैक कर लो, फिर एक चिल मारो। अगला क्वेश्चन है हमारा 1, जिसको हम फिनिश कर रहे हैं। 9 का पावर x अपॉन 9 का पावर x + 3, इसको सॉल्व करेंगे। कर लेते हैं, जो प्रूव करना है वो कर लेते हैं पहले। अगर ये f ऑफ x है तो f ऑफ 1 - x की वैल्यू निकालो। सर क्यों निकालूं? क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे और आंसर 1 आना, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन है फॉलो कर लेते हैं। 1 - x, तो x की जगह बदलो 1 - x, क्योंकि यहाँ x था तो x था, जहाँ -1 - x करूँगा तो वहाँ भी 1 - x करना होगा। अब ये मत कहना सर एलसीएम नहीं आता, आता है, आता है, बिल्कुल आता है। इसको इधर ले जाइए। 9 + 3 × 9 का पावर x अपॉन 9 का पावर x। पहले इसको उड़ा दो, इन दोनों में से चाहो तो कुछ भी कॉमन मत लो। तो 9 अपॉन 9 + 9 की पावर x, ये हो गया f ऑफ 1 - x। इसे नाम दो 2, इसे नाम दो 1। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इसको पहले नोट डाउन कर लें, क्योंकि मैं अब जो करने वाला हूं, जो प्रूफ मांगा है वो सॉल्व करके आंसर 1 लाऊंगा मैं। वीडियो को पॉज करें, इसको नोट डाउन कर लें। इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ सॉल्व करूंगा, बस इतना ध्यान रखना। इसको उठा के यहाँ रखूंगा मैं। डन कर लिया होगा आपने। वीडियो पॉज करिए, इसको नोट डाउन करिए और लिख डालिए f ऑफ 1 - x का वैल्यू 9 अपॉन 9 + 9 का पावर x। तो यहाँ ऐसा था और वहाँ कैसा था? वहाँ 3 था, 3 था ना। क्वेश्चन एक बार मैं टैली कर लेता हूँ, वैसे तो 3 ही था, सॉल्व करूँगा तो और अच्छे से हो जाएगा। करेक्ट। चलो ना, सॉल्व करके देखेंगे ना, डरना किस बात से। आइए जोड़ देते हैं, इसको इसके साथ जोड़ो तो हमारा LHS आ रहा है। यस सर, आ रहा है। इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। 9 का पावर x, हाँ आराम से, नो कोई जल्दी नहीं करना हमें। अब इसमें से हम सॉल्व करेंगे 9 के पावर x अपॉन 9 का पावर x + 3 प्लस 9 अपॉन 9 का पावर x +
9, मैं डैम श्योर हूँ यहाँ 9 दिया था, 9 दिया था। क्वेश्चन मेरी बुक से गलत था, इसलिए इसको मैंने सुधार लिया। क्यों, अभी बता देता हूँ। टू प्रूफ, इसको मिटा रहा था मैं। लेट्स टेक LCM, ले लें। 9 की पावर x प्लस 9, ऊपर भी 9 की पावर x प्लस 9, उड़ा दो, आंसर आ गया 1। टू प्रूव इट्स 1, सो आंसर वहाँ पे भी हमने 9 लेके सॉल्व करना था। गॉट इट? ठीक है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। बढ़े आगे। ओके, कहाँ बढ़े हैं? इट्स ओवर? नहीं, इट्स नॉट ओवर। इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। IIT JEE में जो क्वेश्चन आया था ना, ये तो बोर्ड का है, प्रूफ दैट वगैरह, ये बहुत अच्छी बात है भाई, प्रूव करना था हमें बोर्ड के लिए, कर लेते हैं। अब बचता है आखिरी वाला। क्या है आखिरी वाला? कहता है इसकी वैल्यू बताओ। एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन को एनालाइज करना, क्योंकि IIT प्रूफ दैट वगैरह नहीं मांगेगा, वो तो सिंपल है, बना लोगे तुम। तुम्हें एनालाइज करते आना चाहिए कि ये दिया है तो इसमें क्या रिलेशन आ रहा होगा। आप देखो, फर्स्ट और लास्ट के बीच में रिलेशन है कि इसको 1 में से माइनस करने पे फर्स्ट आ रहा है। चलो लिख के बताता हूँ। 1 माइनस 1995 अपॉन 1996, इसका LCM लीजिए। देखिए आपके पास आ रहा है दिस माइनस दिस, दैट इज़ 1 अपॉन 1996, यानी फर्स्ट वाला आ गया। इसका मतलब इसके बाद नेक्स्ट वाले में एक डिजिट आगे आ रही है, तो उससे एक प्रीवियस वाले में भी सेम आएगी। देखो स्ट्राइक होना चाहिए यहाँ से। तो क्या हो गया, हमें एक हिंट मिल रहा है। कौन सा हिंट मिल रहा है? कि एक f ऑफ x और एक 1 माइनस एक्स, यानी आखिरी में से 1 माइनस एक्स करने पर सेम बन रहा है। जो इन दोनों का सम किसके बराबर आ रहा है? 1 के बराबर। लिख के बताता हूँ। ये हिंट ही हमें पकड़ना होता है। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ स्मार्ट स्टूडेंट एंड अ नॉर्मल स्टूडेंट। तो हमने f ऑफ x और f ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 का यूज़ करके, बाय यूजिंग दिस, f ऑफ 1 अपॉन 1996 प्लस 1995 अपॉन 1996 को क्या लिख लिया बेटा? देखो वही 1 माइनस एक्स का रिलेशन है जो उधर से हमने लिखा था 1। इसका मतलब सर इन दोनों को जोड़ा तो 1 आया, तो फिर तो इन दोनों को जोड़ने पे भी 1 आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे भी 1 आएगा। तो मज़े की बात दिख रही है आपको? फर्स्ट और लास्ट मिलकर 1 हो गए, सेकंड और सेकंड लास्ट मिलकर 1 हो गए। आते जाओ आते जाओ आते जाते, तो इसका मतलब वो जितनी क्वांटिटी उससे आधा आंसर हमारे पास आएगा, जस्ट हाफ। तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर बताता हूँ आपको। ये और ये मिलके हो गए 1, ये और इसके बाद वाला मिलके हो गए 1। अब इसको गिनो टोटल, तो 1 से 1995 तक वो जा रहा है, ठीक है। अब उससे इधर चले, इससे उधर चले, तो टोटल 1995 से आते गए और बीच वाला टर्म हमारा जो था लोन, उसको देखा तो वो हाफ के बराबर काउंट होगा फिर। तो ओवरऑल कैलकुलेशन अगर हम देखें तो 1995 जो टोटल है उससे आधा आंसर इसमें निकल के आता है। और आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आप कैलकुलेशन लाते हैं उसको आप लिख दीजिए, कितना होता है 2 से डिवाइड करके इसका आंसर आप फ्रेम करके लिख सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? मैंने कोशिश की है क्लास को बेहतर बनाने की। एक आध जगह पर मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, मुझे उसका खेद है, लेकिन कोई बात नहीं, आप उस पर ध्यान देके करेंगे, मुझे कॉन्फिडेंस है। बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन। आई होप्स कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और हम इसको और बेहतर करते जाएंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।